सेक्शन 10 खोलिए, अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। सभी सेक्शन 10 देखेंगे, अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। क्या होगा ना, इसमें आपको आगे वाले जितने भी सेक्शन है, लास्ट मैंने आपको ऐसे क्लियर कराया था कि एक स्टोरी लाइन आपको दे दी थी जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे, बट स्टिल यहाँ पे कुछ सेक्शन आपके यहाँ पे अभी आज के स्पेशली सेक्शन रिक्वायर्ड करते हैं एक बैरेक्ट की प्योर रीडिंग, जिसमें आप वर्ड्स को लेकर क्लियर हो जाएं, क्योंकि अगर बैरेक्ट की रीड हो जाएगी और आप वर्ड्स को लेकर क्लियर हो जाएंगे तो इन सेक्शंस में उतना इशू नहीं आएगा। सबसे पहले 10 का 1 पढ़िए, जिसमें वो कहता है कि वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल गुड्स। देखिए, वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल, यहाँ पे सबसे पहले बात किसकी कर रहा है, वो अग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको वैल्यूएशन समझाऊंगी। अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन क्या है, यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होगा गुड्स का वो किसी थर्ड पार्टी के वैल्यूएशन पे डिसाइड होगा। तो आपका सेक्शन कहता है वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल गुड्स on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party, यानी अग्रीमेंट टू सेल है। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैंने आपको लास्ट होगा की क्लास में क्लियर करा दी थी, जैसे व्हेन इट इज़ अग्रीमेंट टू सेल और व्हेन इट इज़ जस्ट सेल, तो उसमें आप अगर बार बार कंफ्यूज होंगे तो काम नहीं चलेगा। उसमें पीछे वाली क्लास अच्छे से देखिए और क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अग्रीमेंट टू सेल और सेल में तो आप लोग क्लियर है ना, तो यहाँ पे समझिए कि अगर अग्रीमेंट टू सेल हो रहा होगा तो उसमें अगर प्राइस का जो वैल्यूएशन होगा, प्राइस जो डिसाइड हो रहा होगा वो किसी थर्ड पर्सन के वैल्यूएशन से हो रहा होगा, ठीक है। और अगर वो थर्ड पर्सन को वैल्यूएट करना था और अगर वो नहीं करेगा, मान लीजिए किसी भी वजह से अपनी मर्जी से या किसी एरर वो पहुंच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, नहीं करता है, किसी भी रीज़न से XYZ रीज़न वो नहीं करता है प्राइस का वैल्यूएशन, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है, बोथ द पार्टीज कैन अवॉइडेड, क्योंकि प्राइस किसी एक के लिए तो नहीं सेट हो रहा है ना, प्राइस तो दोनों के लिए हो रहा है। वर्ड्स देखिए सेक्शन के, वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट हो रहा है टू सेल गुड्स। सबसे पहले तो अग्रीमेंट टू सेल है यहाँ पे, है ना। वहाँ पे टर्म्स क्या है कि जो प्राइस फिक्स होगा उसका वैल्यूएशन कौन करेगा, एक थर्ड पर्सन करेगा। लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन वैल्यूएट करता ही नहीं है, किसी भी वजह से नहीं बना पाता है वो वैल्यूएशन, तो बायर और सेलर उस अग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए और बी थे, उन्होंने सी से बोला कि जो ए एक डिश तैयार कर रहा है, प्लीज़ कम एंड डिसाइड के सारी लागत वगैरह के हिसाब से और मेहनत के हिसाब से इसका प्राइस क्या होना चाहिए। अब किसी वजह से सी वहाँ पे प्राइस डिसाइड ही नहीं करते हैं, तो इन दिस सिचुएशन ए एंड बी बोथ कैन अवॉइड दी कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे दोनों के दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो है जो कि ये कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, प्रोवाइजो जनरली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। वो कह रहा है प्रोवाइजो में, इफ़ द गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ हैव बीन डिलीवर्ड टू। अब मान लीजिए कि आप उन लोगों ने सी के लिए छोड़ तो दिया था कि सी डिसाइड करेगा, लेकिन सी ने डिसाइड नहीं किया, पर ए ऑलरेडी वो डिश बी को डिलीवर कर देता है, ऑलरेडी बी के पास पहुंच जाती है वो डिश। तो ऐसे में क्या होता है कि जब डिलीवर हो चुकी है बायर के पास, तो बायर यहाँ पे एक रीजनेबल प्राइस दे सकता है उस चीज़ का। फिर अवॉइड करने की बात नहीं आती, अवॉइड की बात उन सिचुएशन में आती है जब उसके पास पहुंची ही नहीं है वो चीज़। मान लीजिए जो खरीद रहा है, जो बायर है, उस तक पहुंची ही नहीं है चीज़, लेकिन अगर किसी कंडीशन में प्राइस सेट हुआ ही नहीं, प्राइस सेटल ही नहीं हो पाया, थर्ड पार्टी ने प्राइस का वैल्यूएशन किया ही नहीं, लेकिन फिर भी जो सेलर था उसने डिलीवर कर दी बायर को वो गुड। अब जो बायर को वो गुड डिलीवर हो चुकी है, तो ऐसे में क्या होगा कि एक रीजनेबल प्राइस उसको दे दिया जाएगा। अब रीजनेबल प्राइस क्या होता है, रीजनेबल प्राइस हमेशा एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। डिश बनी है उस टाइम पे, मान लीजिए उस डिश में मटर, पनीर, चावल ये सब डाला हुआ है, तो उस टाइम पे मटर का, पनीर का, चावल का क्या क्या प्राइस चल रहा है और उसे बनाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट उसको कितना पे करना चाहिए, उस हिसाब से सारा एग्रीगेट करके एक रीजनेबल प्राइस उनको दे दिया जाएगा, ठीक है।
सेकेंड क्लॉज में क्या कहता है कि वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रेकिंग द वैल्यूएशन। मान लीजिए ए और बी के बीच में जो सी थर्ड पार्टी था, जो प्राइस डिसाइड करने वाला था, उसको किसी वजह से रोक दिया जाता है, या तो ये जो आपका सेलर था ये इसको किसी तरीके से रोक देता है, कहीं बंद करवा देता है, या इसकी कार चोरी करा देता है, इसको आने से रोक देता है, सेट करने से रोक देता है, या फिर आपके जो बायर थे वो उसके वैल्यूएशन में अड़ जाते हैं या उसके वैल्यूएशन को पूरा नहीं होने देते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि सेलर का फॉल्ट हो या बायर का फॉल्ट हो, जिसका भी फॉल्ट होगा ना, तो वो दूसरी पार्टी जिसकी कोई गलती नहीं है वो एक सूट मेंटेन कर सकती है डैमेजेस के लिए। क्या कहना चाहता है, मान लीजिए ए ने सी को वहां तक पहुंचने से रुका दिया, ए ने चाहा कि सी वहां पहुंचे ही नहीं और प्राइस का कोई वैल्यूएशन हो ही ना, प्राइस तय करे ही नहीं सी। उसने सोचा होगा कि अगर नहीं करेगा तो फिर वहां पे मैं ही प्राइस सेट कर दूंगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ना कि अगर ए की वजह से सी वहां नहीं पहुंच पाया तो बी तो यहाँ पे इनोसेंट पार्टी है, तो बी क्या करेगा, डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकेगा। पढ़िए क्या कहता है, where such third party is prevented from making valuation by the fault of seller या buyer, कोई भी फॉल्ट पे हो सकता है, सेलर या बायर, ठीक है। तो जिस पार्टी की गलती नहीं होगी वो एक सूट मेंटेन कर देंगे उस पार्टी के अगेंस्ट जिसने उसको गलती करके रुकवाया होगा, यानी जो भी इस चीज़ में शामिल होगा वैल्यूएशन को रुकवाने के या वैल्यूएशन ना होने देने के। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए हो सकता है उसने ये सोच के उसे रोकने को बोला हो कि अगर मैं रोक दूंगा ये वैल्यूएशन के लिए नहीं पहुंचेगा तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा, पर अब क्या हुआ, पता लग गया कि उसने उसको रोक दिया था। तो जब ये चीज़ पता चल जाएगी कि उस पर्सन ने उसको रोका है तो वहां पे सूट रुकेगा नहीं, अवॉइड नहीं होगा, रेदर ये सूट फाइल कर लेगा इनोसेंट पार्टी डैमेजेस के लिए। क्लियर? बस सेक्शन 10 इतना था, आप मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर हैं आप, कोई इशू? फिर सेक्शन 11 पे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 क्लियर है सबको? सेक्शन 10 से क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं वैल्यूएशन को लेकर, तो आप प्लीज़ उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। फिर स्टिपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें बैरेक की रीडिंग सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। चलिए देखिए सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। स्टिपुलेशन वर्ड क्या होता है, इन दी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोगा। स्टिपुलेशन का मतलब होता है कोई कंडीशन, कोई भी चीज़ हम किसी ना किसी वजह से ही खरीद रहे होते हैं। बेसिकली सोगा अगर बात करता है इस चीज़ की कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपका उस चीज़ को खरीदने के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन तो होगा ना कि दैट इज़ द रीज़न, दैट्स वाई वी आर परचेजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आप उसकी वजह से कोई कंडीशन भी रख सकते हैं। उसमें कंडीशन क्या रख सकते हैं आप वहाँ पे कि मान लीजिए कि आपके बेटे को रेड कलर बहुत पसंद है, तो वो ये सोचेंगे कि मैं अपने बेटे को उसके बर्थडे पे एक रेड फरारी गिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो रेड कलर है, रेड फरारी, तो ये जो रेड कलर है वो एक कंडीशन की भी तरह तो रख सकते हैं। वो वहाँ पे फरारी के शॉप पर जाकर उससे कह कर आ सकते हैं दैट आई नीड अ फरारी विच शुड बी ऑफ रेड कलर, लाल रंग की ही होनी चाहिए। या गाड़ी खरीदते हुए हो सकता है जैसे माइलेज देखा जाता है, देन पीपल कैन से कि मुझे इतने माइलेज की ही गाड़ी चाहिए जो एटलीस्ट इतना माइलेज देती हो, तो यहाँ पे वो माइलेज कंडीशन हो गया है। और क्या हो सकता है, मूवेबल गुड्स में क्या आप कंडीशन रख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप कपड़े लेने जा रहे हैं और वहाँ पे कोई कहता है रेड कलर की शर्ट, तो रेड कलर यहाँ पे भी एक कंडीशन हो गई। तो स्टिपुलेशन बेसिकली कंडीशन होती है जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते समय कर लेते हैं कि हमको एक स्पेसिफिक चीज़ हम जिससे खरीद रहे होते हैं, बायर को, सेलर को बता देते हैं कि हमको इस तरीके की ये चीज़ चाहिए। कुछ चीज़ें कंडीशन ज़रूरी होती है कि वो तो होना ही होना चाहिए, जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करके आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन इन द सेंस, फिर वही बात आ जाती है, लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं और वहाँ बता आते हैं कि एक तो वो रेड होना चाहिए और ऊपर से इतना माइलेज देना चाहिए। तो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन बता दी ना, तो ये स्टिपुलेशन हो जाती है।
अब यहाँ पे बात कर रहा है ये सिर्फ टाइम की। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम एसेंशियल होता है। मान लीजिए बर्थडे है और बर्थडे है कल, आप एक केक ऑर्डर करके आए हैं। आपने उसको बोला है कि 24 नवंबर को मुझे शाम को 5 बजे ये केक चाहिए, क्योंकि बर्थडे 24 नवंबर को है और 5 बजे पार्टी शुरू होनी है। तो टाइम क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन नहीं होगी? अगर वो ये केक आपको 26 नवंबर को डिलीवर करा रहा है 5 बजे, तो क्या अब आपके केक ये किसी काम का रह गया? द आंसर इज नो। टाइम इज द एसेंस। हर जगह टाइम एसेंस नहीं होता है, बट हियर टाइम इज एसेंस। अब टाइम एसेंस किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, गुड्स की डिलीवरी के लिए भी हो सकता है और पेमेंट के लिए भी हो सकता है। जो टाइम एज एसेंस बताया है ना यहाँ पे, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। पेमेंट के लिए भी हो सकता है कि जो सेलर है वो ये कह दे कि अगर आप मुझे कल 2 बजे तक पे कर गए इस चीज़ के लिए तो मैं समझूंगा कि आप इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ खरीदने में, मैं आपके लिए उसको बुक कर लूँगा। अगर आपने 2 बजे तक पे नहीं किया तो मेरे पास कोई और बायर आ गया तो मैं उसको बेच दूंगा। यहाँ पे पेमेंट का टाइम एसेंशियल हो गया। आपने नहीं की कल दोपहर 2 बजे तक पेमेंट, तो अब जो आपके सेलर हैं वो क्या सोचेंगे कि भाई ये नहीं आया पे करने, तो अब तो उनका राइट है ना कि वो चीज़ किसी और को बेच दें। तो यही चीज़ होती है कि अगर वो आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन रखी जाती है, स्टिपुलेशन होती है कोई टाइम से रिलेटेड, टाइम किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, पेमेंट ऑफ मनी के लिए भी हो सकता है और डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए भी हो सकता है। तो क्या होता है, डायरेक्ट की लैंग्वेज देखिए, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच की लाइन मिस करके क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ पर। ठीक है, एक बार आप इस चीज़ को देखिए क्या लिखा है इसमें, और जिनके पास डायरेक्ट है वो डायरेक्ट में ही पढ़ेंगे। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स of the contract stipulations as the time of payment are not deemed to be the essence of a contract of sale। पहला पार्ट तो ये कहता है कि अगर ऐसी कोई इंटेंशन साबित ही नहीं हो रही है, आपने कहा ही नहीं है कि 20 नवंबर को 5 बजे तक आपको केक चाहिए, तो यहाँ तो आपने एसेंस आप गए और आपने बोला कि मुझे एक केक चाहिए, और वो चलिए केक का भी यही होता है कि ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वॉच खरीद रहे हैं आप, अब आपने वॉच का टाइम तो नहीं बताया ना कि मुझे 2 घंटे के अंदर एक वॉच चाहिए या मुझे 3 घंटे के अंदर एक वॉच चाहिए, तो ये तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब क्या रहा है इस सब में कि जब आपको ऑन द फेस ऑफ इट कॉन्ट्रैक्ट से पता नहीं चलता है ना कि जो टाइम है वो एक एसेंशियल कंडीशन है, वॉच कल 2 बजे तक डिलीवर हो जानी चाहिए, तो ऐसे में टाइम को स्टिपुलेशन नहीं ट्रीट किया जाता। लेकिन whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the term of the contract। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि जो बाकी की स्टिपुलेशन होती है ना टाइम को लेकर, वो एसेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की या नहीं होती है, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि वो एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट की या नहीं है। लेकिन अगर वो टर्म्स में मेंशन कर दी है एज एन एसेंस, तो आप ये नहीं कह सकते कि घड़ी अगर मैंने 2 घंटे लेट भी डिलीवर कर दी तो ये तो एसेंस नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट का। वहाँ पे जो हमारा सेलर होता है वो ये बात नहीं ला सकता कि अगर घड़ी 2 घंटे लेट डिलीवर हो गई तो क्या हो गया, आपके अगर वो है या नहीं है आप पर नहीं है, वो टर्म्स और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट पे ही डिपेंड करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि केक खरीदने में तो मैं समझता भी हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल होगा, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि टाइम एसेंशियल होगा। तो ये 2 पार्ट में है सेक्शन। पहला पार्ट आपसे क्या कहता है कि जब एक इंटेंशन अलग दिख रही होगी उसमें पेमेंट की, तो जनरली नहीं ट्रीट किया जाता है टाइम को एसेंस। लेकिन अगर एक इंटेंशन अलग से दिख ही रही है कि हाँ भाई टाइम एसेंस है, केक जा रहा है, टाइम एसेंस है, वो बोल के गया है कि कल 5 बजे से पहले पहुंचा देना, तो है। जनरली नहीं होती। जनरली क्या होता है कि उसमें टाइम को किसी भी तरह का एसेंस नहीं माना जाता, मेंशन किया होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद पहुंचाएंगे, ये तो दिमाग में रखना कि कहीं ना कहीं एक रीजनेबल टाइम में तो डिलीवर करना ही होता है, बट अगर टर्म्स में ही आपने मेंशन कर दिया है कि आपको कब भेजना चाहिए तो वहां पे एसेंशियल हो जाता है ये। क्लियर और नॉट? स्टिपुलेशन सेक्शन नंबर 11 क्लियर? बताइए।
12 पे आ जाएं। 11 से रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि सोचिए क्या हो। एक चीज़ देखना, बोर्ड पे केस समझाती हूँ, ये एमसीक्यू में काफ़ी आता है। मैंने कहा कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टाइम एसेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या हो कि कहीं पर टाइम एसेंस था, या ऐसे सेलर नहीं डिसाइड करेगा कि अच्छा घड़ी 2 घंटे भी डिलीवर लेट कर दी तो क्या ही हो गया इसमें। तो एग्जाम्पल चाहिए जतिन, एग्जाम्पल वही है। देखिए आप किसी बायर सेलर से घड़ी लेने जाते हैं तो घड़ी का कुछ ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो कल 2 बजे ना डिलीवर करके 4 बजे कर देगा, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे। ये एक जनरल रूल है कि सेल्स में जो आपका फर्स्ट पार्ट कहता है सेक्शन का कि अगर प्रोवाइड नहीं है कि टाइम एसेंस है तो जनरली टाइम को एज एन एसेंस ट्रीट नहीं किया जाता। बट कई बार ऐसा होता है कि टर्म्स और कंडीशन ऐसी होती हैं कि टाइम एसेंस होता है। घड़ी लेने गए, आपने बोला कल 2 बजे तक ही मुझे घड़ी की डिलीवरी चाहिए, मान लीजिए 3 बजे आपकी फ्लाइट है, ठीक है, 3 बजे आपकी फ्लाइट है और आपको 2 बजे तक घड़ी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो टाइम एसेंस कब हो जाएगा? अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में बोल कर आ गए हैं कि भाई 2 बजे तक दे ही देना, फिर अगर उसने 2 बजे डिलीवर नहीं की तो वो 4 बजे लेकर आया तो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है आपके प्री का क्वेश्चन है, केस का नाम है रायन वर्सेस रेडले। लिख लीजिएगा इसको, काफ़ी पूछा जाता है। एंड कंपनी, ये 1902 का केस है और आज तक भी काफ़ी ज़्यादा प्री में पूछा जाता है। क्या हुआ है इसमें, क्या कहा गया है, मेरी बात को साथ साथ नोट कर लीजिएगा प्लीज़। नॉन पेमेंट ऑन स्टिप्यूलेटेड टाइम, नॉन पेमेंट ऑन स्टिप्यूलेटेड टाइम entitles seller the right of repudiation। पहले लिखिए फिर समझाती हूँ, रिपीट कर रही हूँ, दोबारा लिख लेना प्लीज। नॉन पेमेंट ऑन स्टिप्यूलेटेड टाइम एंटाइटल्स सेलर द राइट ऑफ रेप्यूडिएशन। अब यहाँ पे आपको पता है कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम एज एन एसेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप सेलर हैं, आप ए हैं, आपने बी को बोला कि अगर आप कल 2 बजे तक पैसे पे कर जाएंगे तो मैं मानूंगा कि आप इंटरेस्टेड हैं और मैं आपकी बुकिंग कर लूँगा। लेकिन अगर कल 2 बजे तक आपकी पेमेंट नहीं आई तो फिर ये मैं कार किसी और को बेच दूंगा, फिर मैं मानूंगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं ही नहीं, ठीक है। ऐसा होता है कि फिर आप 2 बजे तक पेमेंट नहीं भिजवाते हैं वहाँ पे, आप 2 दिन बाद वहाँ पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप वो गाड़ी बेच कैसे सकते हैं, मैंने आपको कहा था ना मैं खरीदूंगा। तब ऐसे में ये केस आता है तो यहाँ पे सेलर क्या कहेगा कि मैंने आपके लिए 2 बजे तक, क्या शाम को 5 बजे तक गाड़ी रखी थी, जिसकी वजह से मुझे 2,000 का नुकसान उठाना पड़ा है, आप नहीं आए, अब आप 2 दिन बाद आ रहे हैं। तो इस केस में क्या कहा गया कि अगर सेलर को टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती है और उसकी वजह से उसका कोई नुकसान हो जाता है तो वो एंटाइटल्ड करता है, नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की है ना, तो एंटाइटल्ड है सेलर कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिपीडिएट कर दे, वो कैंसिल कर दे, उसको किसी और को बेच दे, ठीक है। आपसे 2 बजे कहा गया था ना, आप 2 बजे नहीं पहुंचे, अब सेलर का पूरा पूरा हक है कि वो जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी वर्बल अग्रीमेंट हुआ था, उसको रेपुडिएट कर दे। ऑल क्लियर? क्या होगा यहाँ पे कि आपका पूरा पूरा राइट है कि वो रेपुडिएट कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो जाता है। आपको स्क्रीन पे केस का नाम दिख रहा है, प्लीज़ इसको ढंग से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ें। कंडीशन एंड वारंटी पे सबसे पहले बताइए किसको आइडिया है यहाँ पे कंडीशन और वारंटी में क्या फ़र्क होगा।
एक होती है कंडीशन और एक होती है वारंटी। देखिए, अगर मैं कोई सामान लेने जाती हूँ, मान लीजिए मैं एक वॉशिंग मशीन खरीदने जाती हूँ और मैं वहाँ जाकर कहती हूँ दैट आई नीड अ वॉशिंग मशीन, तो एक सिंपल सी बात है जिसके पीछे मुझे बताकर तो नहीं आना पड़ेगा ना कि मुझे वॉशिंग मशीन किस लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए होगी ना, कॉमन सेंस। तो ऐसे में ये जो वॉशिंग मशीन है कि ये कपड़े धो सकती हो, ये कंडीशन होगी एक। अब वो सेलर जो है मुझे वॉशिंग मशीन डिलीवर कर रहा है और वो कपड़े ही नहीं धो रही है, तो यहाँ तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा ना। जो उस चीज़ का एसेंस है, जिस बेसिकली जो इंटेंशन होती है ना कॉन्ट्रैक्ट करने की, जो वजह होती है, वो वजह तो फुलफिल करे, वो वॉशिंग मशीन है तो कपड़े तो धोए। लेकिन अगर मान लीजिए उस वॉशिंग मशीन का जो हैंडल था, जो सिर्फ एक शो के लिए लगाया हुआ था उस मशीन पे, वो हल्का सा टूटा हुआ होता है या उसमें क्रैक होता है, तो हैंडल के इस क्रैक से क्या कपड़े नहीं धुल पाएंगे? और वो हैंडल जो कि सिर्फ शो के लिए है, कपड़े तो धुल जाएंगे ना इससे। बट हाँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को एज अ वारंटी ट्रीट कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इस छोटे से ब्रीच के लिए डैमेजेस ले सकती हूँ। हो सकता है वो मुझे चेंज करके ऐसी दे दें जिसमें क्रैक नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि चेंज ही करें हो, और ज़्यादा चांसेस क्या होता है वारंटी के केस में डैमेजेस मिल जाते हैं। हाँ, इस कंडीशन के केस में तो वो आपको या तो न्यू वॉशिंग मशीन देंगे या फिर आपके पैसे वापस करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन और वारंटी का बेसिकली यही फ़र्क होता है, विच इज़ एसेंशियल, विच इज़ एसेंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो किसी चीज़ को खरीदने की मेन वजह है, आप घड़ी लेने जाते हैं, वो घड़ी टाइम ही नहीं बताती है, उसके अंदर की वो मशीनिकल पार्ट जो है वही ख़राब है। वो सुंदर लग रही है, उसका डायल बहुत अच्छा है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ है, वो टाइम नहीं बताती है। तो एसेंस ब्रीच हो गया ना। हाँ, मान लीजिए उसका एक छोटी सी साइड से स्टोन टूटा हुआ है, तो ये ब्रीच ऑफ वारंटी होगा। एसेंस जो होता है किसी चीज़ को खरीदने की मेन वजह, वो कंडीशन होती है। डायरेक्ट के वर्ड देखिए थोड़ा सा, अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। A stipulation in a contract of sale with reference to a goods which are subject thereof may be a condition or warranty। एक स्टिपुलेशन यानी आपने एक शर्त रख दी है कॉन्ट्रैक्ट में सेल करते हुए उस गुड्स के रेफरेंस में, तो वो या तो कंडीशन हो सकती है आपकी शर्त या वारंटी हो सकती है। ये कैसे डिसाइड होगा कंडीशन है या वारंटी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर जो आपने स्टिपुलेशन रखी है वो एसेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट ही उसी चीज, वॉशिंग मशीन कपड़े धो सके, एसेंस ही कपड़े धोना है वहाँ पे, और अगर वो वहाँ कपड़े नहीं धो पा रही है तो वो कैसे ट्रीट की जाएगी? एज अ कंडीशन ट्रीट की जाएगी। लेकिन हैंडल पे क्रैक है या कुछ है तो वो एज ए वारंटी ट्रीट की जाएगी। क्लियर? चलिए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अ कंडीशन इज स्टिपुलेशन। अब कंडीशन कब होगी? जब वो एसेंशियल होगी, कोई मेन पर्पस होगा। वॉशिंग मशीन का मेन पर्पस कपड़े धोना है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होगा। अगर उसका ब्रीच होगा वहाँ पे, तो फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करना पड़ेगा, वो आपसे मशीन ले जाएगा, आपके पैसे वापस करेगा। यहाँ पे जो बायर है उसके पास पूरा पूरा राइट है कि वो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्टिपुलेट करे। क्यों? क्योंकि मेन पर्पस तो कपड़े धोना ही था ना, उसका अगर ब्रीच कर दोगे तो फिर मैं क्या करूँगा इस मशीन का? क्लियर? लेकिन वारंटी कब होती है कि जो वो स्टिपुलेशन जो एक कोलेटरल है उसके साथ, मेन पर्पस के साथ, वो खुद मेन पर्पस नहीं है, वो उसके साथ कोलेटरल कर रही है मेन पर्पस के साथ। हाँ, ऐसे में उस चीज़ का ब्रीच जो है तो आप डैमेजेस ले सकते हैं, क्योंकि जो ब्रीच हुआ है दैट वाज नॉट मेन पर्पस, बस जस्ट कोलेटरल था वो मेन पर्पस के साथ। तो ऐसे में क्या होगा कि आप रेप्यूडिएट नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, यहाँ पे आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं।
आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं वहाँ पे गुड्स को, आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन पर्पस पूरा कर रही है। वॉशिंग मशीन आपने कपड़े धोने के लिए ली थी, वो बिल्कुल सही धो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हैंडल जो कि सिर्फ एक शो पीस था वो हल्का सा क्रैक है, तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को तो नहीं मना करेंगे ना कि हम लोगों को अब कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिप्यूडिएट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे गुड्स को। क्लियर हैं आप लोग यहाँ तक? देखिए, इसमें डायरेक्ट के इसीलिए है क्योंकि इससे प्री में क्वेश्चंस इतने नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, मेंस में इस जगह से आ जाता है। तो आप डायरेक्ट की थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया हो? मैं अभी दोबारा बता दूंगी, पीछे के क्लॉजेज अभी तक के क्लियर हैं? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना? आप लोग मुझे यहाँ तक बताइए कि अगर आप लोग यहाँ तक क्लियर हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन कहाँ गई? क्लियर? दो सेकंड रुकिए, टेक्निकल इशू है, चल रही है। ओके, देन फोर्थ में क्या कहता है, वेदर वर्ड्स थोड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंडीशन और वारंटी। अब कैसे डिसाइड होगा? 3 4 रिपीट। नंदिनी जी, अगर मैं इतना रिपीट करूँगी ना तो नहीं हो पाएगा, आप मुझे स्पेसिफिकली बता दीजिए कि आपको समझ क्या नहीं आया। 3 4, आप सेक्शन 3 4 कह रही हैं या क्लॉज 3 4 कह रही हैं? प्लीज़ हरी अप, थोड़ा जल्दी लिखिए। सेक्शन 3 4 कर रही हैं या नो? मतलब नंदिनी जी, आपको समझ क्या? क्लॉज, ओके। क्या समझ नहीं आया है आपको 3 और 4 क्लॉज में? और 4 तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, 3 पे हैं हम। 4 तो अभी स्टार्ट करूँगी। 3 में बताइए आपको क्या इशू है, राइट डाउन योर इशू। चलिए, यू आर टेकिंग टाइम, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, बट पे मोर अटेंशन प्लीज़। वारंटी हमेशा कोई मेन पर्पस नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट का। जहाँ भी वारंटी होती है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो स्टिपुलेशन वारंटी की तरीके से ट्रीट की जाती है ना, उसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी स्टिपुलेशन है ना वो कोलेट्रल है मेन पर्पस के, वो उसका मेन पर्पस नहीं है। कोलेट्रल जैसे मैंने हैंडल बताया, वॉशिंग मशीन खरीदने का। अच्छा, स्पीड ज़्यादा लग रही है। ओके जतिन, आई विल ट्राई टू स्लो इट। आप मुझे बताइए कि आप लोगों को थोड़ा हल्का कहाँ कराना है, फिर आपको ओवर एक्सप्लेन लगने लगता है। मैं सीरियसली कंफ्यूज कि मैं ओवर एक्सप्लेन करूँ या मैं थोड़ा धीरे कराऊँ। चलिए, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, सिर्फ क्लॉज 3 ही बताना है ना, बाकी तो क्लियर है। चलिए जतिन, ठीक है। और नंदिनी आप सुनिए, वारंटी कब होता है कहीं भी अगर स्टिपुलेशन होती है ना, जैसे 2 स्टिपुलेशन मैंने आपको बताई कि स्टिपुलेशन 2 चीज़ हैं। अगर क्लास में किसी को पिछला जितना हो गया है आज की क्लास में स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, पीछे किसी क्लॉज किसी सेक्शन में अगर कोई भी दिक्कत है, प्लीज़ आप लोग एक बार ही लिख दीजिए, मैं उसको थोड़ा रुक कर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। स्टिपुलेशन 2 तरह की होती हैं, एक तो होती है कंडीशन और एक होती है वारंटी, ठीक है। कंडीशन होती है मेन चीज़ जिसकी वजह से आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ किस वजह से ख़रीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए ख़रीद रहे हैं, तो वो मेन पर्पस है ना आपका। मेन पर्पस हमेशा
कंडीशन होता है। क्लियर? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मेन पर्पस तो नहीं होती हैं, बट वो मेन पर्पस से जुड़ी होती हैं। क्या होता है? मेन पर्पस से जुड़ी होती हैं, कोलेटरल होती हैं मेन पर्पस के। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? वॉशिंग मशीन में हैंडल, कार में अगर कलर उसकी कंडीशन नहीं थी तो वो भी कहीं ना कहीं वारंटी हो जाता है, छोटा मोटा स्क्रैच या अंदर के कलर, उसका अंदर से कलर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कई बार वारंटी हो जाती हैं। आपने घड़ी ली, थोड़ा बहुत उसके हुक पर डैमेज हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें वारंटी में आती हैं, मेन पर्पस में नहीं आती। तो जो चीज़ें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस नहीं होती हैं ना, वो वारंटी बन जाती हैं, ठीक है। अब जब ऐसे में वो चीज़ आपको मेन पर्पस पूरा करके दे रही है, आपके मेन पर्पस में कोई कमी नहीं है, मेन पर्पस फुलफिल हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों का जो ब्रीच होता है ना, उसमें सिर्फ आप डैमेज ले सकते हैं। आप रिजेक्ट नहीं कर देंगे पूरे सामान को कि मैं नहीं ले रहा, हैंडल थोड़ा सा क्रैक है। आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूटिएट भी नहीं करेंगे। अब क्लियर हो यहाँ तक सभी? और मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ, अगर आज स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी तो पिछले में कोई भी ऐसी चीज़ जो छूट गई, जो समझ नहीं आई, तो आप लोग एक बार मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, पूरा देखो आज का। अभी इस क्लॉज के अलावा अगर पीछे का कोई ऐसा लगा है कि सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, प्लीज़ राइट डाउन द सेक्शन एंड क्लॉज, आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू। नन्ही, जतिन, ज्योति, ऑल राइट, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है इसमें आपका फोर्थ, वो देखो, आपको पता, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, या तो ऑन द फेस ऑफ इट उस चीज़ के लिए क्लियर होता है, और या फिर हमको आइडिया लगाना पड़ता है। अब वॉशिंग मशीन खरीदी जा रही है तो ऑन द फेस ऑफ इट ही क्लियर है कि मेन पर्पस जो होगा वो कपड़े धोना ही होगा, इसमें तो कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं ना। कार खरीद रहे हो, अब कार आपने उसके माइलेज की वजह से ली है, डिज़ाइन की वजह से ली है, या कलर की वजह से ली है, या XYZ किसी भी वजह से ली है, ये तो आपको पता होगा ना, बीइंग अ बायर। उसका आइडिया मैं तो नहीं लगा सकती हूँ। हाँ, मैं वॉशिंग मशीन का बता सकती हूँ कि आपका मेन पर्पस कपड़े धोना होगा, है ना, लेकिन मैं कार का तो नहीं बता सकती। तो आपका जो क्लॉज 4 है वो क्या कहता है कि किसी स्टिपुलेशन में कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन ट्रीट करा जाएगा, स्टिपुलेशन को, जो स्टिपुलेशन आपने मेंशन करी है, या उसे वारंटी ट्रीट किया जाएगा। ये अलग अलग केस पे डिपेंड करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, पहले से नहीं बता सकते। हो सकता है जो स्टिपुलेशन है वो कंडीशन हो, या फिर हो सकता है वो वारंटी हो, या फिर एक केस में उस चीज़ को कंडीशन ट्रीट किया जाए लेकिन सेम गुड्स को ही दूसरे केस में वारंटी ट्रीट किया जाए। शुरू में क्या एग्जाम्पल लिया था कि आप एक मतलब एक पर्सन अपने बेटे के लिए कार खरीदते हैं रेड कलर की, क्योंकि उसका फेवरेट कलर रेड है। सेम कार कोई दूसरा इंसान रेस के पर्पज से खरीदता है, तो इस केस में तो जो कलर है उसको तो वारंटी ट्रीट किया जाएगा ना, इसको तो कलर से मैटर ही निकलता। लेकिन इसमें तो कहीं ना कहीं कंडीशन है भाई, कलर उसको तो रेड कलर की ही चाहिए, कार दोनों सेम है। जिस इंसान को रेस के लिए चाहिए उसको तो कलर वारंटी ट्रीट कर सकते हो, उसका मेन पर्पस कलर नहीं है, उसका मेन पर्पस माइलेज है, कितना चलेगी कितना देगी। लेकिन इस केस में जब उसने कहा है मेरे बेटे का फेवरेट कलर रेड है, मुझे रेड कार चाहिए, तो ऐसे में तो ये कंडीशन हो गई ना। आर वी क्लियर टिल हियर? तो यही कह रहा है आपका फोर्थ क्लॉज कि आप सब में एक जैसी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, आप सब जगह नहीं कह सकते कि ये तो सेम होगा, इसमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है तो उसमें भी ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए। हर जगह अलग है, हर जगह अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करेगी वो चीज़। हम सेक्शन 12 तक कर चुके हैं। सेक्शन 1 से लेके 12 तक अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप प्लीज़ लिख सकते हैं। अगर आज की क्लास से इशू होगा तो मैं अभी क्लियर कर दूंगी, अगर प्रीवियस क्लास से इशू है तो मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगी। जस्ट टेल मी, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कंडीशन एंड वारंटी पे आएंगे फिर हम। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। सेक्शन 12 तक हम लोग क्लियर हैं। ओके नंदनी, साहिल, चलिए मान लीजिए अभी जैसे आपको लास्ट क्लॉज में बताया गया कि किसी चीज़ के लिए तो वो वारंटी हो सकती है और किसी चीज़ के लिए क्या हो सकता है। ओके जतिन, अब ठीक है स्पीड, ठीक है। किसी चीज़ के लिए तो वो वारंटी हो सकती है, किसी चीज़ के लिए एक कंडीशन हो सकती है। ये अलग अलग केसेस के सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। बट कई बार ऐसा होता है कि मेन पर्पस जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको भी हम एज अ वारंटी ट्रीट करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्या ऐसे रीज़न होते होंगे कि कंडीशन को ही वारंटी बना दिया गया है? तो ऐसे में क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने बुक्स ऑर्डर, नोटबुक ऑर्डर की, आपने बोला 300 पेजेस वाली नोटबुक डिलीवर करा दीजिए 15। आपको नोटबुक्स डिलीवर हुई, बट जो नोटबुक थी वो 200 पेजेस की थी। 15 नोटबुक आपको डिलीवर हुई लेकिन उसमें 200 पेजेस थे। आपने क्या किया कि इसको देखा और देखकर एक्सेप्ट कर लिया और आपने उसके लिए पे भी कर दिया। ठीक है, आपने नोटबुक्स कितनी ऑर्डर की थी? 300 पेजेस वाली। आपको रिसीव कितनी हुई? 200 पेजेस वाली। लेकिन आपने एक्सेप्ट भी की और उसके लिए पे भी कर दिया। लेकिन आपने बाद में रियलाइज़ किया कि मुझे तो 300 वाली चाहिए थी, ये तो 200 वाली है। तो बाद में जब आप एक्सेप्ट कर चुके हैं और आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, एक बार एक्सेप्टेंस के बाद ना आप पलट नहीं सकते अपनी बात से। आप क्या करेंगे ना, फिर वहाँ पे वापस जाएंगे और वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक राइट बचेगा कि आप उसको वारंटी की तरह ट्रीट करो। हाँ, पहले अगर आप 300 में एक्सेप्ट नहीं करते, उसको 200 में नहीं करते, तब ये कंडीशन होती कि भाई मैंने तो 300 मांगे थे, मैं 200 का क्यों एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन एक बार अगर आपने एक्सेप्ट करके पे कर दिया ना, तो अब आप उसे वारंटी मानेंगे। अगर आप उसके पास, अब सेलर के पास जाएंगे ना, तो आप उससे क्या कहेंगे कि अब मुझे नहीं चाहिए आपकी बुक, मुझे 300 वाली दिलाओ। नहीं, अब वहाँ पे सिर्फ आपको डैमेजेस मिलेंगे क्योंकि आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन की वजह से भी, फुलफिल ना होने की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते हैं। इसको रीड कीजिए एक बार और फिर मुझे बताइए कितना क्लियर है, फिर मैं आपके लिए रीड करती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि कितना क्लियर हैं आप इसमें। वर्ड्स अपने बैरेक में भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बार फिर भी बैरेक की रीडिंग करके आपको वर्ड बाय वर्ड वो चीज़ समझा दूंगी। क्लियर? चलिए इसी बैरेक पर ही आते हैं। एक बार आप इसको एक बार ही और देख लीजिए। ठीक है, वेर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई कंडीशन थी जो कि फुलफिल होनी चाहिए थी, सेलर को करनी चाहिए थी, तो बायर वेव कर सकता था। अगर बायर वेव कर देगा, कंडीशन वेव कर देगा, किस तरीके से? एक्सेप्ट कर लेगा उन चीज़ों को जैसे भी डिलीवर हो रही हैं। तो अगर बायर वेव कर देगा ना, और या फिर इलेक्ट करेगा कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी करेगा, मतलब मैं गुड्स वापस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बायर इलेक्ट्स और ट्रीट समझा रही हूँ, वही समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि बायर या तो वेव ही कर देगा, गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा और चुपचाप अपने घर पे बैठ जाएगा। वेव वाली कंडीशन तो ये है, यानी वो कुछ नहीं कहेगा, वो गुड्स लेगा, डिलीवरी उनके लिए पे करेगा और अपने घर पे बैठ जाएगा उन्हें लेके। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा करे
कंडीशन को इलेक्ट कर ले कि उसको कैसे ट्रीट करेगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन की जगह उसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर लेगा। इलेक्ट कर रहा है ना कंडीशन और ब्रीच में, तो उसने क्या चुना कि मैं कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट कर लेता हूँ। ये अपने आप उसने इलेक्ट किया ना, चूज किया ना। वो चाहता तो गुड्स को वापस भी करा सकता था कि मुझे नहीं चाहिए, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक्सेप्ट करी और एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया, यानी गुड्स वापस करने से अच्छा उसने डैमेजेस लेना समझा। क्लियर साहिल? तो अगर फिर अब एक बारी उसने एक्सेप्ट कर लिया, उनको एज ए वारंटी ट्रीट कर लिया, तो अब थोड़ी रिप्यूडिएट कराएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब तो भाई उसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा ना। अब तो वो उस चीज़ को ऐसे नहीं कहेगा कि 4 दिन बाद आकर कहे कि चलो अब ऐसा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने तब उस चीज़ को नहीं माना है ना, देन नाउ यू हैव टू टेक दीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम? किसी को इस क्लॉज में परेशानी हुई? क्लियर? 9 पर आए? क्लॉज 2 पर आई मीन। चलिए, क्लॉज 2 क्या कहता है, यानी पहली कंडीशन थी कि जब आपने अपना राइट वेव कर दिया है, ठीक है ना, इस कंडीशन में आपने अपना राइट वेव कर दिया था फर्स्ट वाली में, कि आपने इलेक्ट कर लिया था कि चलो उसको नहीं ट्रीट करता हूँ एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट कर लेता हूँ और सिर्फ डैमेजेस ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है दूसरी सिचुएशन में कब ऐसा होगा कि 2 वर्ड पे ध्यान देना, सी वेरिएबल। मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर की है कि जो आपको, दोनों सिचुएशन सुनिएगा प्लीज़, पार्ट्स में डिलीवर हो सकती है। किस में डिलीवर हो सकती है? पार्ट्स में हो सकती है डिलीवर। और एक ऐसी चीज़ है कि जो कि पार्ट्स में डिलीवर नहीं होगी। वो होगी तो पूरी एक बारी में होगी। कार जाएगी तो कार पूरी ही तो जाएगी, कार के टुकड़े थोड़ी जाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा हैम्पर ऑर्डर किया है, कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर की है जो टुकड़ों में जा रही है। पहले इस सिचुएशन को देखते हैं, नॉट सेवियरेबल, उसे अलग नहीं किया जा सकता। एक चीज़, आपके पास कार की डिलीवरी हुई, आपने देखा कि जो माइलेज आपको चाहिए था वो नहीं है, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया और पे भी कर दिया, तो आप यहाँ पे अपना राइट वेव कर चुके हो। अब आपके पास कोई राइट नहीं है, नाउ यू हैव वेव्ड योर राइट। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको उसको नाउ एज अ वारंटी ही ट्रीट करना पड़ेगा, आप उसको अब एज अ गारंटी ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी कि पार्ट्स में डिलीवर हो रही थी, 1 पार्ट 2 पार्ट, 200 नोटबुक थी, तो वो 50-50 करके आपको डिलीवर कर रहा था। 50 एक दिन हो गई, 50 एक दिन हो गई। अब आपने 300 पेजेस वाली करी थी, तो आपको जो शुरू के 50 नोटबुक डिलीवर हुई थी वो तो आपने एक्सेप्ट कर ली, उसके लिए पे कर दिया। तो यहाँ पे तो आपने सिर्फ उसको एज ए वारंटी ट्रीट किया। लेकिन आपने क्या किया ना, आप गए अब सेलर के पास और आपने सेलर से जाकर ये बोला कि ठीक है 50 डिलीवर आपने गलत कर दी ना, 200 पेज की गलती से आ गई, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसके मुझे डैमेजेस दे दो, लेकिन अब जो मेरी 150 नोटबुक बची है ना वो मुझे 300 पेजेस की ही चाहिए, और अगर नहीं मिली तो आई विल वेव माई कॉन्ट्रैक्ट या फिर आई विल रिप्यूडिएट माई कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे में क्या होगा कि जो शुरू की 50 आप एक्सेप्ट कर चुके हो उसको तो आप वापस नहीं कर सकते, वो तो एज ए वारंटी ही ट्रीट होगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी 50 बची हैं, अभी 150 बची हैं, उसमें क्या होगा ना कि आप वहां पे एज अ कंडीशन ट्रीट करोगे, और वहां पे अगर आपको अब 300 पेजेस की नहीं मिलेंगी तो आप उसको रिटर्न करने का पूरा राइट रखते हो, क्योंकि वो पार्ट्स में डिलीवर हुई थी। कार को तो एक ही बार एक्सेप्ट या एक ही बार रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो तो सीवरेबल नहीं है, अलग अलग नहीं हो सकती है। हाँ, नोटबुक अलग अलग हो गई थी, एक बार 50 डिलीवर हुई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने पे कर दिया, ओके। लेकिन अभी जो 150 बची हैं आप वो नहीं करोगे, आपका था तो पूरा एक ही कॉन्ट्रैक्ट ना 200 नोटबुक्स का, तो आप वहां पे ऐसे ट्रीट कर सकते हो, ऐसे भी इलेक्ट कर सकते हो पार्ट में। ये क्लियर है? अब एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ के बता दूं, खोलिए डायरेक्ट या स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है ये, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल, यानी वो चीज़ अलग ही नहीं हो सकती है, एक ही बारी में होगी। तो जो बायर है, जो खरीद रहा है, वो एक बार को गुड्स एक्सेप्ट करेगा,
और उसके बाद वो वहाँ पे अगर कंडीशन कोई ब्रीच होती है और सेलर वहाँ पे ट्रीट कर सकता है उसके पास कि उसको एज अ वारंटी ट्रीट करे, कैसे माना जाएगा एज अ वारंटी ट्रीट? क्या है, वो एक्सेप्ट कर लेगा उस कार को, गलत माइलेज की कार को, और जाके वहाँ से डैमेजेस ले लेगा, ठीक है, रिजेक्ट करेगा ही नहीं वो वहाँ पे गुड्स को। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जब वो एक्सेप्ट कर लेगा ना तो उसका राइट वेव हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकती है। हर बार ये नहीं है कि एक्सप्रेसली वो जाके बताएगा कि इतने माइलेज की कार, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होगा। एक्सप्रेस कंडीशन भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। आप वॉशिंग मशीन खरीदने गए थे, वो कपड़े ही नहीं धो पा रही है, आप जाकर आपसे बायर ये थोड़ी कहेगा कि इसको एज अ वारंटी ट्रीट करो, हमें तो नहीं पता था कि आपको वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए चाहिए। ऐसे नहीं होता है ना, वहाँ पे एक इम्प्लाइडली ही ये था, आपने एक्सप्रेस तो नहीं किया ना कि मैं वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए खरीद रहा हूँ। आप एक्सप्रेस नहीं करके आए ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ना, इम्प्लाइडली ही ये बता रहा है कि वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, ठीक है। चलिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का पता है, लेकिन दोनों ही इफेक्ट्स में ऐसा होता है, अगर आपकी कंडीशन एक्सप्रेस है या आपकी कंडीशन इम्प्लाइड है, दोनों जगह पे ऐसा होता है कि अगर आपकी चीज़ एक ही बार में डिलीवर होने वाली है ना, यानी नॉट सीवियरेबल है, एक बार में पूरी वॉशिंग मशीन डिलीवर हो गई है, तो उसी टाइम अच्छे से सोच लेता है बायर, उसको लेनी है, एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहाँ पे वो चीज़ वारंटी की तरह ट्रीट होगी अगर एक बार एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन अगर वो तभी के तभी उस चीज़ पे एक्शन लेता है तो ये वाला क्लॉज आता ही नहीं है, फिर तो ठीक है, ख़त्म करो, कंडीशन ब्रीच हुई है और कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट होगा, पीछे वाले सेक्शंस में जाएगा। क्लियर? अब कई बार ऐसा होता है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन ब्रीच हो गई है और जो चीज़ आपने जिस पर्पज़ के लिए मांगी है वो आपको उस तरीके से उस पर्पज़ के लिए डिलीवर नहीं हो पाई है, लेकिन उसमें जो आपका सेलर है उसकी गलती नहीं थी, वहाँ पे उस डिलीवरी में जो चेंज आया है, कंडीशन ब्रीच हुई है या वारंटी ब्रीच हुई है, या तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया है या वारंटी फुलफिल नहीं कर पाया है, तो वहाँ उसकी गलती नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं लॉ की वजह से कोई लॉ ऐसा चेंज हो गया या नया लॉ आ गया तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है, या कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। इम्पॉसिबिलिटी कैसे क्रिएट होती है? बाय एक्ट ऑफ गॉड और एनीथिंग, किसी भी वजह से कोई इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई तो वहाँ पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। फिर आप वहाँ पे ये नहीं कहोगे कि मैं इलेक्ट करता हूँ, मैं एज अ कंडीशन ट्रीट करूँगा, एज अ वारंटी ट्रीट करूँगा, या मुझे तो डैमेजेस चाहिए। यहाँ पर हम इस सेक्शन में कब आएंगे? जब बाय जो आपका सेलर है वो फॉल्ट में है, तो बायर को ऑप्शन देते हैं ये सेक्शन, क्या करेंगे आप उसको एज अ कंडीशन ट्रीट करेंगे, एज अ वारंटी ट्रीट करेंगे, तो ये वहाँ आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उस बेचारे की गलती ही नहीं है, लॉ की वजह से कुछ चेंज हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी कोई एक स्टेट है, स्टेट का नाम है ए, उस ए स्टेट में ऐसे हो रहा है ना कि आप वहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं, आपने क्या खरीदा वहाँ पे? एक ड्रिंक खरीदी जो कि एल्कोहलिक ड्रिंक थी, बट उसका बेसिक पर्पस आपका इंटॉक्सिकेशन नहीं था, आपने कोई ऐसी लेमन एंड मिंट ड्रिंक खरीदी कि आपने बोला थोड़ा बहुत अल्कोहल डाल देना। अब वहाँ पे क्या हुआ, किसी वजह से ऐसा लॉ आया, वहाँ की गवर्नमेंट ने कह दिया कि आज के बाद जो हमारी स्टेट है वो ड्राई स्टेट हो जाएगी और यहाँ पे किसी तरीके की इंटॉक्सिकेशन वाली चीज़ें, सब्सटेंस नहीं बिका करेंगे। तो अब वो बेचारा सेलर जो है वो आपके लिए आपकी लेमन एंड मिंट ड्रिंक तो ले आया, लेकिन उसने चेंज होते हुए लॉ की वजह से उसमें अल्कोहल नहीं डाला। क्या किया उसने? उसमें अल्कोहल नहीं डाला, ठीक है। फिर ऐसे में क्या देखा गया कि कंडीशन या वारंटी तो फुलफिल नहीं हो पाई, जैसे भी आप इसको ट्रीट करोगे, बट इन दैट केस उस सेलर की गलती नहीं है, ये बाय लॉ हुआ, ठीक, ये बाय लॉ हुआ। और इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि आपने किसी से बोला कि जो आप मुझे कार दे रहे हैं ना, जो आप कार खरीद रहा हूँ मैं, उसके ऊपर आपका जो रखा हुआ रेड ब्रोच है, आप मुझे वो फ्रंट पे लगा के देंगे। आग लग जाती है मान लीजिए उसकी, उसमें गाड़ी तो बच गई बट स्टिल ये ब्रोच जल गया,
तो अब अगर वो आपको कार डिलीवर करेगा, जब ये जल गया, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा है, तो इम्पॉसिबल नहीं हो गया इस पे वो लगा के देना? कैसे लगाएगा वो अब, जब वो इम्पॉसिबल हो गया है? तो इम्पॉसिबिलिटी में भी सेलर की गलती थोड़ी थी। तो इस सारी चीज़ों में उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से ले लिया जाता है। बताइए सेक्शन 13 तक आर वी क्लियर? क्लियर हैं हम लोग सेक्शन 13 तक? आगे आ जाएं 14 पे। देखिए 13 14 ये बीच के जितने भी सेक्शंस है ना, इसमें प्री से ज़्यादा आ जाता है, सेक्शन नंबर आ जाता है। इतने क्वेश्चन प्री में नहीं देखने मिलेंगे, वो आगे के प्रोविजंस हैं। ये मेजर पॉइंट्स हैं कि जहाँ से आपको मेंस के लिए या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। तो इस पे बेयर एक्ट की रीडिंग पे फोकस करना थोड़ा, कि आपको अंदर का सब्सटेंस मिल जाए। और उसके अलावा कुछ केस लॉज ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसको लेकर आपको पता होने चाहिए। एक केस लॉ लिखिए, स्क्रीन खोल देती हूँ ताकि आपको केस लॉ प्रॉपर दिखाई दे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है। क्लॉज 3 रिपीट, कौन सा था भाई क्लॉज 3? कौन से सेक्शन का करूँ, 13 का 14 का? अभी तो 13 का क्लॉज 3 इतने अच्छे से बताया है मैंने कि अगर कोई कंडीशन या वारंटी ब्रीच हो जाती है, आपका सेलर जो है वो आपकी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन या वारंटी फुलफिल नहीं कर पाता है, किसकी वजह से? लॉ में चेंज आने की वजह से या कोई इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाने की वजह से। तो ऐसे में आप इन सेक्शंस का यूज़ नहीं करेंगे, उसको इन सेक्शंस के अंदर आप लायबल नहीं ठहराएंगे सेलर को। गॉट इट जतिन? अगर किसी वजह से आपका जो सेलर है, जो आपको सामान बेच रहा है, वो कोई कंडीशन या वारंटी फुलफिल नहीं कर पाता है, और कंडीशन या वारंटी फुलफिल ना करने की वजह होती है कि लॉ में कोई चेंज आ गया है या फिर कोई इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पे आप बायर की गलती नहीं बताएंगे, उसको इन सेक्शंस में नहीं घसीटेंगे। क्लियर? ये बहुत देखने मिलेगा आपको केस लॉ। केस लॉ का नाम लिखिए, फिर मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि प्राइस फिक्स हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, चाहे पार्टीज़ करें या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू कराएं। लेकिन क्या हो, हम इतनी बड़ी बड़ी कंडीशन और वारंटी की बात करते रह जाएं, लेकिन बाद में पता चले कि जो प्राइस है वो तो फिक्स ही नहीं हुआ, फिर क्या होगा? तो ये केस लॉ आपका कहता है कि अगर आप फेल हो गए हैं प्राइस फिक्स करने में, पार्टीज, फेलियर ऑफ पार्टीज टू फिक्स प्राइस मेक्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। आपने खुद प्राइस फिक्स करना था, किसी के थ्रू कराना था, थर्ड पार्टी के, बायर ने करना था, सेलर ने करना था, किसी ने भी करना था, लेकिन एंड ये हुआ बात का कि प्राइस ही फिक्स नहीं हो पाया। तो ये फेलियर जो है पार्टीज का कि वो प्राइस ही फिक्स नहीं कर पाई हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। वहाँ पे आप कंडीशन और वारंटी में नहीं जाएंगे। ये केस लॉ इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कंडीशन लिख लिया, ये इरेज कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लेना अदरवाइज। एक केस और लिखिए, देखिए लिख लीजिए इन केस लॉज को। प्री में आने लगते हैं, फिर आप लोग इधर उधर ढूंढेंगे कि केस कहाँ से मिलेगा। मन करे याद कर लीजिएगा। लिख तो दिया था मैंने नीचे, फेलियर ऑफ प्राइस। चलिए लिखिए, फेलियर ऑफ पार्टीज टू फिक्स प्राइस, failure of parties to fix price makes contract void, makes contract void, failure of parties to fix price makes contract void।
एक हो गया। एक और कंडीशन से रिलेटेड केस लॉज है, केस लॉज का बोल रही थी मैं, देखिए आप लोग लिख लीजिए। अगर ऐसा होगा ना कि बाद में आपको प्री में दिख जाएंगे या मेंस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इधर उधर झांकना पड़ेगा कि कहाँ से लेकर आएँ। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सोगा हुए, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें से केस लॉ बहुत आते हैं। लिख लीजिए इसको, याद करना ना करना इट्स ऑल ऑन यू। सबसे पहली चीज़ जो आपको ये रहेगा, लिखने की वजह से आपको नाम याद हो जाएगा, मेंस तक याद रहेगा, तो इसको यूज़ करके आना अपनी थ्योरी में, अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा। और एक साथ इतने सारे केस लॉज याद भी नहीं होंगे, याद भी नहीं रहता है, तो एटलीस्ट आपको प्री में तो काम आ ही जाएगा। हिंद टेक्नो मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जयपुर वायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। 1988 का केस है, नाम लिखिए फिर बताती हूँ। केस के अंदर लिखिएगा वेवर ऑफ राइट, वेवर ऑफ राइट ऑन अकाउंट ऑफ डिले, वेवर ऑफ राइट ऑन अकाउंट ऑफ डिले disentitles buyer from compensation, रिपीट कर रही हूं, waiver of right on account of delay disentitles buyer from compensation। क्या कहता है ये केस कि बायर के पास राइट होता है ना कि उस चीज़ को एज अ कंडीशन या वारंटी ट्रीट कर ले, और फिर ट्रीट करके अपने डैमेजेस मांग ले या कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट करा दे। दोनों राइट होते हैं। एज अ कंडीशन कर सकता है तो वह जाएगा और अपना कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट करा देगा, और एज अ वारंटी उस चीज़ को ट्रीट करेगा, तो वारंटी ट्रीट करने के बाद उसके पास क्या राइट होगा कि उसको एज अ वारंटी ट्रीट करा के डैमेजेस ले लेगा। दोनों तरह के राइट्स हैं उसके पास। लेकिन आपका बायर अगर वहां पे डिले कर देगा, वेवर ऑफ राइट ऑन अकाउंट ऑफ डिले, यानी वहां जाएगा ही नहीं, ना तो डैमेजेस क्लेम करने जाएगा ना रेप्यूडिएशन के लिए जाएगा, और 1 महीने बाद सोकर जागेगा और कहेगा हाँ गुड्स तो गलत आ गई हैं, चलो इनको चेंज करके आते हैं, चलो डैमेजेस लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, फिर कंपनसेशन नहीं मिलेगा, फिर वो डिसएंटाइटल्ड हो जाएगा। समझे आप लोग? फिर वो उस चीज़ के लिए डिसएंटाइटल्ड हो जाएगा। क्लियर है हम यहाँ तक? 13 हो गया था, 14 पे आ जाए। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? अब मुझे बताइए सेक्शन 13 तक सारे केस लॉज, सारी थ्योरी, सब कुछ क्लियर है आपको? 14 करा दूं? चलिए, क्या कहता है आपका सेक्शन नंबर 14? 14 कहता है इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल एसेट्रा। एक बात बताइए, मान लीजिए ये मेरा पेन है, ठीक है, ये पेन मेरा है, और आप जाते हैं और आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मुझे सो एंड सो 100-200 रुपीज़ देना और ये पेन मैं आपको बेच दूंगा, ठीक है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मान लीजिए आप एक लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं उस चीज़ के लिए, प्रॉपर तैयार करते हैं, आप कहते हैं कि मैं आपको ये पेन बेचूंगा, आप मुझे 200 दीजिए और ये पेन ले लीजिए, ठीक है। पर पेन तो मेरा है, आपके पास तो पेन का टाइटल ही नहीं है, आप तो ओनर ही नहीं है। हाउ कैन यू सेल माई पेन विदाउट माई परमिशन एंड विदाउट माई अथॉरिटी? यू कांट, राइट? तो यही आपका सेक्शन 14 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ऐसे सर्कमस्टेंस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो व्हाट दे आर डूइंग विद दी, हाँ यहाँ ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है। अब एक बात बताइए
कि क्या हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा, जैसे आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल करने का, आपने ये बॉक्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कहा कि आपके पास राइट होना चाहिए कि आप उसके ओनर हो? कोई लिखवाता है ये बात कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ लिखी नहीं जाती ना, मेंशन नहीं की जाती है, तो इम्प्लाइड होती है। आप बेच रहे हैं तो आप ओनर होंगे, और अगर आप बेचने के लिए इस चीज़ को लेकर आए हैं तो आपके पार्ट में देखा जाता है ये कंडीशन है, वारंटी भी नहीं ट्रीट की जा सकती। आपके पास ये कंडीशन है आपके पास सेलर के पार्ट में कि अगर वो कोई चीज़ बेच रहा है ना तो उसके पास राइट होना चाहिए, राइट टू सेल। उसको वो बेच रहा है, उसको पता हो वो जो बेच रहा है उसके पास उसका राइट है या नहीं, ओनरशिप है या नहीं। और आपको पता है पोजेशन में तो हम नहीं बेच सकते, मोस्टली पोजेशन वही तो लैग कर जाता है कि आपके पास डिस्पोज ऑफ का, सेल का राइट नहीं होता। तो उसके पास राइट टू सेल होना चाहिए उस टाइम पे जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये नहीं मेरे पास परसों राइट आ जाएगा और मैं परसों आज बेच देता हूँ, मैं एक ना एक दिन ये घर खरीद ही लूँगा तो आज चलो इसको मैं बेच देता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता ना कि एक ना एक दिन ये घर मेरा होगा तो चलो मैं इसे आज ही बेचता हूँ, ठीक, ऐसा नहीं होता एट दैट टाइम। लेकिन इसमें एक सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? इन द केस, क्या कहता है सेकंड पार्ट? इन द केस ऑफ एन अग्रीमेंट टू सेल। आप ये समझिएगा कि हमने सिर्फ सेल ही तो नहीं पढ़ा है, हमने अग्रीमेंट टू सेल भी तो पढ़ा है ना। तो जहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल की बात होती है वहाँ पे क्या हो सकता है कि गुड्स उस टाइम सेल हो जाए जिस टाइम उसके पोजेशन में ना हो, लेकिन इलीगल राइट ये भी नहीं देता है। अग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है कि सडनली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करनी होती है, फर्स्ट क्लास से ही मैं आपको ये बता रही हूँ। सेल में तो होता है ना इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में भी होता है कि भले ही आपको एक फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर करनी है, लेकिन फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर ही तो करनी है, स्टिल यू मस्ट हैव द राइट्स। उस समय प्रॉपर्टी पास करने का आपको राइट होना चाहिए। दोनों, ऐसा नहीं है एक इमेजिनरी वर्ल्ड चलेगा यहाँ पे कि कल तक तो मुझे, मैं एक साल में तो एक घर खरीद लूँगा आज बेच देता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार कि आपने किसी को ऑर्डर दिया, अग्रीमेंट टू सेल वाला पार्ट समझा रही हूँ। आपने किसी को ऑर्डर दिया और वहाँ पे प्राइस भी पे हो गया, आपका ऑर्डर भी डन हो गया कि मुझे कल सुबह तक ये कप डिलीवर कर देना, ठीक है। और आपको पता है आपका ऑर्डर पेड हो चुका है, प्राइस पेड हो चुका है, कल तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी, और आप रिटेल सेलर हैं। तो आपके पास एक कस्टमर आया, उसने पिक्चर देख के कहा कि ये कप चाहिए मुझे। आपने कहा ओके, कल शाम तक ले जाइएगा। यहाँ पे आपके मन में क्या था कि कल तक तो मेरे पास सुबह तक ये डिलीवर हो जाएगा, शाम में मैं बेच दूंगा। यहाँ पे कोई इलीगैलिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है कि आप किसी को स्कैम कर रहे हैं या कुछ, ठीक। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि आपका उस टाइम पे राइट टू सेल है ना, एक लीगल वे में आपको पता है कि कल ये चीज़ आपको रिसीव हो जाएगी। ऐसे नहीं कि कल तक तो ये मेरा हो जाएगा, कि इमेजिनरी उस पर चल रहा है। तो बेसिकली वो कहता है कि कोई चीज़ बेचने के लिए सेलर के पास उसको बेचने का राइट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अगर एग्रीमेंट टू सेल है तब भी एक गुड टाइटल होना चाहिए, ऐसे हवा में नहीं होगा उससे भी। क्लियर? अब क्या है इसमें और क्या कहता है बी में? बी कहता है एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। और फिर ये भी होगा, इम्प्लाइड वारंटी ये है कि अगर आप उसको बायर को गुड्स दे रहे हैं ना तो वो उसको पूरी तरीके से एंजॉय कर सकता है। ऐसा नहीं आप उससे ये कहेंगे कि हाँ ठीक है मैं सेल करता हूँ अपना कप आपको, लेकिन इस कप में आप सिर्फ चाय सर्व कर सकते हैं, आप इसमें कॉफ़ी सर्व नहीं करेंगे, ये मेरी कंडीशन। यू कांट डू दिस। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, यू आर सेलिंग समथिंग, यू हैव अ गुड टाइटल टू सेल दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आप वो उस आपके पास टाइटल है, आपने उसको सेल कर दिया, देन ट्रांसफर द ओनरशिप। और ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए यू मस्ट हैव द ओनरशिप, एंड फिर जो बायर है उसका परफेक्ट टाइटल हो जाता है दैट ही कैन एंजॉय द क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स, वो पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करे, कुछ भी करे। क्लियर? सी क्या कहता है? एन इम्प्लाइड वारंटी दैट गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मेरी कार है,
ठीक, मैंने अपनी कार बेचने का सोचा, आई एम ए, और मैंने सोचा मैं अपनी कार मिस्टर बी को बेच देती हूँ। ठीक है, किसको बेच रही हूँ यहाँ पे मैं अपनी कार? मिस्टर बी को बेच देती हूँ। अब जब मैं अपनी कार मिस्टर बी को बेच रही हूँ तो ऐसे में क्या करूँगी ना मैं, कि मैं पहले सोचती हूँ मैं इस पे लोन ले लेती हूँ। अब मैंने क्या किया कि इस कार के ऊपर लोन ले लिया और बी को बताया ही नहीं कि लोन चल रहा है कार पे, और मैंने बी को गाड़ी बेच दी, सारे डॉक्यूमेंट सब इसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गए, सब कुछ हो गया। ठीक, बाद में जब इस लोन की इंस्टॉलमेंट्स के लिए लोग बी को रीच आउट करने लगे तो बी को पता चला कार पे तो पहले से ही लोन चल रहा था। अब क्या होगा, अब क्या किया जाए? तो ऐसे में ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी किसी गुड पे अगर कोई चार्ज चल रहा होता है, लोन होता है, अपने गिरवी रखी होती है XYZ कुछ भी, तो आप ऐसी चीज़ को सेल नहीं कर सकते। जो गुड्स आप सेल कर रहे हैं दे शेल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। उनके फेवर में कोई थर्ड पार्टी नहीं खड़ी हो वहाँ पे कि आपको उसको पैसा पे करना है, या उसके साथ भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आपने उसके ऊपर लोन ले रखा है। दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्ज। उस पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, वो कहीं गिरवी नहीं रखा होना चाहिए। ठीक है, इसके उसमें ना एक केस था जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। या फिर इसमें एक चीज़ समझिए कि एक एग्जांपल सुनिए कि ए सेल्स सर्टेन गुड्स टू बी। ठीक है, हमने ये तो कार का एग्जांपल लिया है, ये जो आपके एग्जाम में प्री में पूछा गया था और फिर पूछा गया था इज द सेल वैलिड और नॉट, उसके हिसाब से है कि ए सेल करता है बी को कुछ सर्टेन गुड्स। ठीक है, और ए ने उन गुड्स पर लोन ले रखा होता है। ठीक है, 500 का। अब उस टाइम पे पुराना क्वेश्चन था तो 500 अमाउंट यूज़ किया था, हो सकता है लेटर ऑन अमाउंट थोड़ा बढ़ा के दे दें। ठीक है, किससे लोन ले रखा होता है? किसी एक्स पर्सन से लोन ले रखा होता है, वो सिक्योरिटी में दी होती हैं गुड्स को। अब बी बेचारा अनअवेयर होता है उस चीज़ से कि इस पर कोई चार्ज है। अब क्या होता है, ये बी पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकता ना गुड्स को, उसको ये सारा लोन का अमाउंट पे करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी XYZ। तो पीछे का ही सेक्शन आपका कह रहा था कि वो पूरी तरीके से क्वाइट पोजेशन एंजॉय करने का मिले, अब वो लोन भरेगा जब वो इस बात से अनअवेयर है। लेकिन इस चीज़ की एक लीगल टर्म क्या बन जाती है कि अगर आप पहले से ही पार्टी को बता दें कि मेरी कार खरीद लो, लेकिन इस पर 500 का लोन चल रहा है, मुझे थोड़े पैसे कम दे दो पर मेरा लोन चुका देना। ठीक है, दैट इज परफेक्टली वैलिड। ये सेक्शन कब पिक्चर में आता है? व्हेन द बायर इज अनअवेयर, उसको पता ही नहीं है दैट देयर इज अ लोन ऑन दैट। ठीक है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, इस पे आते हैं। पहले आप मुझे बताइए यहाँ तक आर वी क्लियर? सेक्शन नंबर 14 तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? 15 इजी है, जल्दी हो जाएगा। आज हम सेक्शन 15 तक करेंगे, 16 पर हम आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से पढ़ेंगे। इफ़ यू आर रेडी टू मूव फर्दर देन वी विल प्रोसीड, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इज दैट टुमारो। ठीक है, 14 तक बताइए, आर वी क्लियर? 15 करते हैं, छोटा सा सेक्शन है। 16 पे आई विल आस्क यू फॉर योर स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ तक आप मुझे बताइए। 14 तक किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ केस लॉ साथ साथ लिखते चलना। 15 कराने से पहले एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ लिखवाऊंगी। ठीक है, एक केस लॉ लिखिएगा प्लीज़ आप लोग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, ये तो कॉलेज में भी सुन लिया होगा। चलिए केस पर फोकस करिए, फिर हम डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। ये डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए आपका बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। पहले स्टार्टिंग में स्पीड तेज़ थी, अब बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। ऑल राइट जतिन, समझ आ गया है ना स्टार्टिंग का भी? अगर आपको रिपीट करना होगा तो बस सेक्शन 15 कंप्लीट करा के मैं आपको स्टार्टिंग क्लास का बता दूंगी दोबारा। चलिए जस्ट लेट मी नो, पहले केस लिखिए और इस पर एक बात सुनिए, फिर आपको डिस्क्रिप्शन क्लियर हो जाएगा। साथ साथ ये है, देखिए कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनकी फेस वैल्यू होती है।
हम सुन लेते हैं ना कि ये इस ब्रांड का है, फिर हम किसी दूसरी बात पे जाते ही नहीं हैं, हम सिर्फ उस ब्रांड के नाम पर ही वो चीज़ खरीद लेते हैं। ठीक है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी और चीज़ से। बस इस केस में आप इतना लिख लीजिए, लिख लिया यहाँ तक। चलिए अब एक बात सुनिए, इसमें हुआ क्या था। इसमें सिर्फ सेल बाय डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, नथिंग एल्स। इसमें ऐसे हुआ था कि एक कंपनी खोली गई थी, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रख दिया था नेस्ले, नेस्ले ब्रांड। अब आप मुझे बताइए नेस्ले ब्रांड कैसा साउंड कर रहा है? ये नेस्ले ब्रांड नेस्ले जैसा साउंड नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो ये जो नेस्ले खुला था, तो इस पर नेस्ले वालों ने केस फाइल कर दिया था और बोला गया था कि हमारी फेस वैल्यू है, हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे पास फेस वैल्यू की वजह से आते हैं। नेस्ले और नेस्ले में उतना फ़र्क नहीं लग रहा है। स्पेशली इलिटरेट पीपल नेस्ले को नेस्ले से बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे, हो जाएंगे उसमें कंफ्यूज। आप इस तरह का टाइटल अपनी गुड्स को नहीं दे सकते हैं। वी आर एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, यू कैन नॉट कॉपी इट। जबकि बिल्कुल सिमिलर नहीं था, स्पेलिंग अलग है, सब अलग है। बट इसमें क्या हुआ ना कि नेस्ले वालों की बात सुन ली गई कोर्ट में और इनको अपने सारे प्रोडक्ट्स बंद करने पड़े। स्पेशली जितना इन्होंने बेचा था अभी तक उसका इन्हें कंपनसेशन और डैमेजेस देने पड़े। तो इसमें सिर्फ ये हुआ था कि यू कांट स्टील somebody's फेस वैल्यू और सम कंपनीज फेस वैल्यू। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखना। पूछ लेता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन में कई बार, सेल बाय डिस्क्रिप्शन कहाँ पे क्लियरिफाई किया गया था। तो क्लियर है, हम लोग आ जाएं सेल बाय डिस्क्रिप्शन पे, सेक्शन 15। अब जैसे कि इस बात की शुरुआत हो ही चुकी है, तो आप मुझे बताइए, कुछ चीज़ें सिर्फ उनके नाम पे ही खरीदी जाती हैं ना, कि किसी चीज़ का इतना बड़ा नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है, एक इज्जत बनी हुई है, तो इसको खरीद लो, ये तो अच्छा ही होगा। ये सेक्शन यही कहता है कि कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना सेल्स ऑफ गुड्स में, वो डिस्क्रिप्शन पे होता है। डिस्क्रिप्शन, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ब्रांड। कई बार ऐसा होगा कि आप मान लीजिए कहीं पर गए, आपने क्या खरीदना है, आपने कोई कपड़े खरीदने हैं और आपने टेलर को या उस बुटीक में एक डिस्क्रिप्शन लिखवाया, रेड कलर की शर्ट, चेक्ड, कॉटन फैब्रिक एंड ब्लू बटन। क्या बताया आपने, डिस्क्रिप्शन क्या दिया, कलर रेड, चेक्ड शर्ट, ब्लू बटन। ठीक है, ये क्या हो गए आपके 3 डिस्क्रिप्शन हुए जो आपने बताया कि आपको कैसी शर्ट चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि अब आप वो जो बुटीक वाला है, जो सेलर है, उसको अब आपको इसी डिस्क्रिप्शन पे सेल करना पड़ेगा। दे कांट चेंज इट, सिंपल। वो इस डिस्क्रिप्शन में सेल नहीं करेगा, क्योंकि कई बार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो सेल होती है वो डिस्क्रिप्शन पे ही होती है। उसको कैसा चाहिए, अगर आप ये चीज़ लिखवा कर आ गए तो एक्सप्रेस कंडीशन है, हो सकता है कई बार इम्प्लाइड कंडीशन भी हो, है ना, हमेशा ज़रूरी नहीं होता एक्सप्रेस हो। तो जो आप गुड्स खरीद रहे हो ना, वो जो बेच रहा है उसे कॉरेस्पॉन्ड करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन से। वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है कि वो डिस्क्रिप्शन को ही सही ना करे। अगर सेल सैंपल से हो रही है कि आपको पहले किसी चीज़ का सैंपल दिखाया गया है कि देखिए ये चीज़ है, ये खरीदेंगे आप, तो फिर ड्यूटी बन जाती है सेलर की कि जो डिस्क्रिप्शन, जो उसने सैंपल में गुड्स दिखाई थी ना एज अ डिस्क्रिप्शन, तो जो वो आपको बेच रहा है वो सेम टू सेम उसके सैंपल से मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप सैंपल में कुछ और दिखा रहे हैं और बेच कुछ और रहे हैं। सफिशिएंट ही नहीं होगा वो गुड्स में, कॉरेस्पॉन्ड करना पड़ेगा उन्हें सैंपल से। ठीक है, और या फिर सैंपल से या फिर डिस्क्रिप्शन से, दोनों में से किसी एक चीज़ से उनको कॉरेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन में सेल बाय सैंपल भी इंक्लूड होता है। ये सेक्शन प्री में काफ़ी पूछा जाता है। आप लोगों को समझ आया यहाँ तक अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए मुझे, सेल बाय डिस्क्रिप्शन सबको क्लियर है? पहले तो क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बताइए, फिर मुझे आप बताइए कि आगे बढ़ें या आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
एक केस लिखते लिखते बताना, इसी पे ही है। गुड्स मस्ट correspond with description या फिर सैंपल भी। ये कहा गया था, कहाँ कहा गया था ये? वेरली वर्सेस विप में। $1900 का ये केस है, सेक्शन 15 पे है ये केस, गुड्स सेल बाय डिस्क्रिप्शन पे, कि जो गुड्स हैं, एक से ही क्या होता है, अगर आपने डिस्क्रिप्शन पे सेल ऑर्डर की है, आपने उसको डिस्क्रिप्शन बताया ऐसा बना दो ऐसा बना दो, तो डिस्क्रिप्शन से करनी चाहिए। अगर उसने आपको कोई सैंपल दिखाया है कि मैं आपको कल ये टेडी या ऐसा टेडी या कुछ भी कोई पर्टिकुलर पेन शर्ट ये कल आपको डिलीवर कर दूंगा, तो वो सेल बाय सैंपल हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा ना, एक केस में डिस्क्रिप्शन भी चल रहा है सैंपल भी चल रहा है, और अगर दोनों ही दिखाए हैं, कोई डिस्क्रिप्शन भी बना है सैंपल भी बना है, तो दोनों से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। ये तो केस टू केस वेरी करेगा ना जतिन। आप कैसे खरीद रहे हैं, आप सैंपल देख के खरीद रहे हैं तो सैंपल से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, आप उसको डिस्क्रिप्शन दे के आ रहे हैं उससे खरीद रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन केस ना। फिलहाल आप ये देखिए, गुड्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन और या फिर सैंपल, ये ऑब्लिक का ध्यान रखिएगा। किसी एक ही चीज़ से होगी, अगर आपको दोनों चीज़ें दिखा के कुछ बेचा जा रहा है तो फिर तो डेफिनेटली दो से होगी। इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांस एंड ईच केस। तो वैली वर्सेस विप। अब मुझे आप बताइए, सेक्शन 15 तक आप क्लियर हैं? अब मुझे बताइए कंटिन्यू करना है या बस? जतिन आप क्लियर है, ओके, नो डाउट, ऑल राइट। अब मुझे बताइए, शैल वी प्रोसीड फर्दर या बस? बस, ओके नंदिनी, कल कंटिन्यू करें देन। इनिशियल क्लास के कोई डाउट्स? आज का इनिशियली कोई डाउट? ओके, कल यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, चलिए कल ही कंटिन्यू करेंगे 16 से। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? ओके नंदिनी, ऑल राइट, इससे आगे मैं आपको कल कराती हूँ और आई होप देयर इज़ नो डाउट। ठीक है देन, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।